अ, जिस चीज को समझना चाहते हैं वो है रविंद्रनाथ के भारत निर्माण में भूमिका को। भारत निर्माण में रविन्द्रनाथ की भूमिका है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहला जो संकेत होगा, जो पहली बात मेरी होगी वो ये कि रविन्द्रनाथ के बारे में कई बातें इस रूप में प्रचलित हैं जिससे रविन्द्रनाथ को पूरी तरह समझने में दिक्कत होती है। उनके दो रूप हैं और हर बड़े रचनात्मक व्यक्ति के की तरह रविन्द्रनाथ में भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्रिएटिव कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो उन कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में से रविन्द्रनाथ ने भारत निर्माण के कौन कौन से सूत्र बनाए हैं वो हमारी आलोचना का या हमारी बातचीत का विषय है। बंगाल में रहता हूँ इसलिए कुछ शब्दों के अर्थ में एक चीज जुड़ जाती है, वो ये है कि आलोचना शब्द जो है हम लोगों के हिंदी में क्रिटिसिज्म के अर्थ में आता है और यहाँ आलोचना सामान्य रूप में है। आलोचना, समालोचना, किसी चीज के बारे में बात करना, उसको आलोचना भी कहा जाता है। इसलिए जब हम लोग रविन्द्रनाथ के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके उनके कॉन्ट्रडिक्टरी एलिमेंट्स को भी हम लोग चर्चा में लाएंगे ताकि हम इस महान व्यक्ति के बारे में एक कोई समझ विकसित कर सके। और संदर्भ हमारा वही होगा कि भारत के निर्माण में रविन्द्रनाथ की क्या भूमिका थी। तो चूंकि युवा छात्र लोग भी हैं तो मैं उनकी सुविधा के लिए एक संदर्भ ये देता हूं कि का जन्म जब हुआ था तो वो जन्म का साल जो है वो अ, मोतीलाल नेहरू के जन्म का भी साल है। और रविंद्रनाथ के पुत्र का जन्म जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्म के एक साल पहले हुआ था, 1888 में। तो एक तरह से रविंद्रनाथ जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पितृतुल्य हैं उम्र के हिसाब से। इसलिए आप ये संदर्भ समझिए कि रविंद्रनाथ जो हैं वो गांधी जी से 8 साल बड़े हैं और वो जीवित रहते हैं 1941 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग उन्होंने वो समय भी देख लिया है जब सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में एक राजनीतिक मतभेद उभर आया है। तो रविन्द्रनाथ के बारे में बात करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के जो दो पर्व हैं, एक 19वीं शताब्दी का पर्व और एक 20वीं शताब्दी का पर्व, दोनों ही हमको उनके जीवन में दिखलाई पड़ता है। इसलिए वो एक तरह से मदन मोहन मालवीय की तरह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पहला पर्व भी देखा है और दूसरा पर्व भी देखा है। इसलिए मैं रविन्द्रनाथ को इसी रूप में रखने की कोशिश करूंगा कि इस बहुत लंबे जीवन काल में उन्होंने किस किस तरह से अपने आइडियाज को भारत निर्माण के संबंध में किस किस तरह से अपने आइडियाज को इवॉल्व किया है, विकसित किया है। विद्वान लोग बताते हैं कि रविन्द्रनाथ के जीवन का जो पहला चरण है वो है जिसको वो कहते हैं जिसमें उनका निर्माण होता है, वो है 61 से लेकर के 90 तक का, 1861 से 1890 तक। इस समय में वो जो है इसको वो एक इंचेंटेड गार्डन के नाम से उन्होंने संबोधित किया है और विद्वान लोग भी इस पद का प्रयोग करते हैं, जहां की वो एक निर्माण काल में है 1861 से 90 के बीच में। दूसरा जो कालखंड है उनका वो है 1891 से 1908, 1891 1891 टू 1908। तीसरा जो खंड है वो है शांति निकेतन का समय 1909 से 1919। चौथा कालखंड है 1919 से 29 तक का समय।
और पांचवा कालखंड है 1930 से 41 तक का, 40-41 तक का। तो ये जो 5 खंड हैं उनके जीवन के, इन पांचों खंडों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। उन खंडों की एक स्वायत्तता भी है और उन खंडों के बीच में आपस में एक जोड़ भी है। इसलिए हम देखेंगे कि रविन्द्रनाथ के जीवन में एक खंड में जो बात बिल्कुल स्पष्ट है, दूसरे खंड में उस बात को लेकर के उनकी खुद की अपनी चिंताएं अलग किस्म की हैं। अपने तरीके से उन्होंने उस पर पुनर्विचार किया है। इसको समझने के लिए हम लोगों को 2-3 बातों का और ख्याल रखना पड़ेगा कि रविन्द्रनाथ की जब शुरुआत होती है, जब रविन्द्रनाथ ने एक चिंतक के रूप में अपने विचार प्रकट करना शुरू किया है, तो उस समय का कालखंड दूसरा था। देखिए 1890-91 के आसपास उन्होंने पहली जो है मैच्योर रचना की है। मैच्योर रचना मैं कह रहा हूं, उसमें उन्होंने राजनीतिक निबंध भी लिखे हैं और मानसी भी लिखा है। मतलब एक किताब है, उसको वो कहते हैं कि वो पहली मैच्योर उनकी रचना है। यानी कि ये जो 1890 का दशक है, ये वो दशक है जब हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। हमारे कई विद्वान लोग जो हैं उस वक्त भारत से विदा हो चुके हैं या हो रहे हैं। विद्यासागर 91 में, बंकिम चंद्र 94 में, ये चले गए। तो इन इन लोगों का एक प्रभाव है, इनके जाने का एक प्रभाव है, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं पब्लिक स्फीयर। एक आदमी जब सोचता है तो हम लोग आज जानते हैं ना, जैसे कि एक पब्लिक स्फीयर है, एक डोमेस्टिक स्फीयर है, एक हमारा घर परिवार है और एक हमारा समाज है। तो जो सामाजिक दायरा है वो उतना महत्वपूर्ण उस वक्त नहीं था। ये बात उन्होंने खुद भी लिखी है। और वो किस हद तक बटा हुआ मामला था, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देना यथेष्ट होगा कि जब बंकिम चंद्र की मृत्यु हुई तो उसके बाद लोगों को लगा कि हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर के उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो पता चला कि एक जिनको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, नवीन चंद्र सेन को, वो बहुत प्रसिद्ध कवि थे, सीनियर कवि थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है कि किसी के मरने के बाद हम लोग इकट्ठा होकर के उसको श्रद्धांजलि दें इस तरह से। ये यूरोपियन ट्रेडिशन में है, ये भारतीय ट्रेडिशन में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह के समय में थे जब ये हमारे रविंद्रनाथ ने एक तरह से पब्लिक राइटिंग शुरू की, राजनीतिक लेखन शुरू किया, और भारत में पब्लिक स्फीयर का उदय हो रहा है या होने जा रहा है, ऐसे समय में उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो ये एक बात मैं कहूंगा। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि उनके ऊपर अपनी परंपरा का को लेकर के एक तरह का मोह तो नहीं कहूंगा, एक तरह का आकर्षण है जबरदस्त। और ये उनके पहले खंड में बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। वो अपनी परंपरा को, उपनिषदिक परंपरा को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा है, हमारे देश में जो इतिहास है, हमारे देश में जो परंपराएं रही है, उसके बारे में हम लोगों को सकारात्मक होकर के विचार करना चाहिए। ये उनको शुरू से ही लगता है। 1891-92 में भी उन्होंने जो लेख लिखे हैं उसमें भी इसकी अनुगूंज सुनाई देती है। और उसके कई कारण भी हैं। आप जानते हैं कि वो ब्रह्म समाज परिवार से आते हैं। उनके दादाजी रा, राजा राम मोहन राय के साथ थे, और उनके पिता जो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, वो भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, जिनको महर्षि कहा जाता है। महर्षि की उपाधि उनके पिता को दी गई है। तो ये एक पारिवारिक बैकग्राउंड था और वो निश्चित रूप से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित भी थे, अपनी परंपरा को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते थे। लेकिन तब आता है वो समय जब उन्होंने एक तरह से कहिए तो एक सांस्कृतिक अगुवा के रूप में वो उपस्थित होते हैं।
बंगालियों के सांस्कृतिक नेतृत्व को वो संभालते हैं जब स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन का वो पर्व आपको याद होगा जब बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल में लोग इस विभाजन के विरुद्ध खड़े होते हैं और एक रक्षाबंधन एक पर्व शुरू होता है वहां पर, जहां हिंदू मुसलमान दोनों गले मिलते हैं और कहते हैं कि हमारा जो बंगाल है वो उसको बांटा नहीं जा सकता है। एक दूसरे को राखी पहनाते हैं, गले मिलते हैं और हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। तो उस समय रविंद्रनाथ ने एक तरह से राष्ट्रीय होकर एक राष्ट्रीयता के प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका का पालन किया है और उस आंदोलन का नेतृत्व सांस्कृतिक रूप से कम किया ही है। लेकिन इसके बाद 1907 के बाद देखा जाता है, सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है कि 1907 के बाद जो है उनके भीतर एक संदेह पैदा होता है कि ये जो राष्ट्रवाद है इसमें उस तरह की चेतना हम नहीं ला पाए हैं जिससे कि हम इस राष्ट्रवाद को सकारात्मक बनाए रख सकें। और यहीं से उनके भीतर एक संदेह होता है जिससे उनको लगता है कि हमारे राष्ट्रवाद में कुछ ऐसे तत्व न घुस जाएं जिसके कारण हमारा राष्ट्रवाद जो है वो एक नकारात्मक दिशा ले ले। इसका प्रतिफलन घरे बाहरे एक किताब उन्होंने बाद में जो लिखा है घरे बाहरे, उसमें उन्होंने दो पात्रों की सृष्टि की है, दो पात्र बनाए हैं। एक को उन्होंने उदार के रूप में चित्रित को जिसको हम लोग एग्रेसिव कह सकते हैं, चरमपंथी कह सकते हैं, उग्रवादी कह सकते हैं, उसको रखा है। और अंत में अपनी सहमति, अपना समर्थन, अपना नैतिक समर्थन जो है वो उन्होंने उदारवाद को दिया है। उदार जो वादी नायक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1907 के बाद रविन्द्रनाथ के मन में एक दूसरे तरह का विचार पैदा होता है जिसमें उनको लगता है कि अंध राष्ट्रवाद जो है वो अपने भीतर विध्वंस की कुछ ऐसी शक्तियों को लेकर चलता है जिसके प्रति हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। तो ये एक बात मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं पहले और दूसरे चरण के अंतर को स्पष्ट करने के लिए। इस बीच में एक और बात जो बात कहना बहुत जरूरी है वो है कि 1902 में उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक किताब लिखी थी 1902 में, और वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उस किताब में भारत के इतिहास को कैसे समझा जाए, कैसे लिखा जाए, इस पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं और इस पर बंगला में बहुत बहस हुई है। जदुनाथ सरकार के साथ भी उनकी बातचीत है और अब हम लोग उसका महत्व समझ पाते हैं जहां उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उसमें कई ऐसे संकेत दिए हैं जिससे पता चलता है कि वो भारतीय अतीत को कैसे गैर यूरोपीय दृष्टि से देखने के पक्षपाती थे। और ये महत्वपूर्ण है कि 1902 में जब भारत में इतिहास लेखन की वैसी कोई में भारत का एक सचेत कवि विचारक जो है भारत के इतिहास को कैसे लिखा जाना चाहिए इस पर वो बार बार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और भारत की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ एक तीसरी बात है जो सारे जीवन उनके साथ लगी रही, वो ये है कि शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत मूलभूत प्रश्न उठाए हैं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और वो शुरू से ही भारत में जिस तरह से शिक्षा दी जाती है उसको उसके प्रति क्रिटिकल रहे थे और उन्होंने बार बार कहा था कि जिस तरह की शिक्षा हम दे रहे हैं बच्चों को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, हम उनको जीवन से दूर कर रहे हैं और उनके जीवन से आनंद को हम छीन ले रहे हैं। इस क्रम में उनका एक विचार महत्वपूर्ण है और वो है कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए और प्रकृति की गोद में अगर बच्चा जो है शिक्षित होता है तो वो अपने तरीके से शिक्षा को ग्रहण करेगा और उसका स्वागत करेगा। और ये जो विचार है उनके मन में यहीं से पैदा होता है आश्रम का विचार जो 1901 में एक रूप ले लेता है। 1901 में वो रूप लेना जो है वही
बुनियाद है, जिसको हम लोग कहते हैं शांति निकेतन की बुनियाद। हालांकि शांति निकेतन बना बहुत बाद में, 18 साल बाद बना, लेकिन 1901 में उन्होंने एक आश्रम बनाया जिसमें 5 विद्यार्थी थे और 5 शिक्षक थे। और वो शांति निकेतन जो जगह है, वहां पर उन्होंने एक तरह से आश्रम की शुरुआत की थी। ये आश्रम बाद में विश्वविद्यालय बना, जिसको आज हम लोग अ, विश्व भारती के नाम से जानते हैं। वो विश्वविद्यालय बना। तो मैं एक बात बोल दूं, जहां मैं बैठा हुआ आपके साथ बात कर रहा हूं, वो जगह जो है वो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय का प्रांगण है। और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय जो है वो शुरू हुआ था उनके जन्म स्थान से। जन्म स्थान का एक एक्सटेंशन है, जहां जहां की ये विश्वविद्यालय है, जहां मैं अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो रविंद्रनाथ की भूमि से रविंद्रनाथ के बारे में बात करने का ये सुयोग जो है पंकज जी ने मेरे लिए बनाया है, इसलिए मैं उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल, अब हम लोग उस रविंद्रनाथ के बारे में बात कर रहे हैं जो इस बात को समझ रहा है कि भारत में एक पब्लिक स्फीयर की जरूरत है। भारत में परंपरा को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने की जरूरत है। और भारत को अपने तरह के इतिहास की जरूरत है, अपनी तरह की शिक्षा की जरूरत है। ये सारी बातें उनके भीतर जो है वो पैदा हो रही हैं। और वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पर भारत में शिक्षा को हम अपने तरीके से रख सकें। तो इस क्रम में मैंने आश्रम की चर्चा की, और इस क्रम में मैं एक बात का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट करूंगा कि रविन्द्रनाथ ने लगातार अपने को बदला है। 1940 में मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में मेरे विचार जो है वो मौसम की तरह बदले हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात, जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे मेरे विचार भी बदले हैं। यानी कि वो अपने विचारों को इस तरह से कठोरता से उसके साथ चिपके हुए नहीं रहे कि अपने विचारों की रक्षा के लिए वो लगे रहे। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो लगातार उनके साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाहर से सीखने की कोशिश की है। और इसी क्रम में हम पाते हैं कि रविन्द्रनाथ एक बहुत ही नवोन्मेषी, नई चीजों की तलाश करने वाले, नए नए विचारों को ग्रहण करने वाले और अपने को लगातार रूपांतरित करने वाले एक, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बाद में इस पे आता हूं कि प्रॉफिट और एक अन्वेषक दोनों में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जिस पर सब्यसाची भट्टाचार्य ने एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी किताब लिखी है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इसके बारे में। एक छोटी सी किताब है पेंगुइन की, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड इंटरप्रिटेशन। इस किताब में उन्होंने इस बात का बहुत अच्छा वर्णन किया है कि रविन्द्रनाथ का एक प्रॉफिट रूप है और एक उनका जो है वो एक इंक्वायरर रूप है। वो अपने आप को तलाशते हैं, अपने को समृद्ध करते हैं, बदलते हैं। और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका जो मसीहा वाला रूप है, उनका जो प्रॉफिट वाला रूप है, वही ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इस बात की वो चिंता व्यक्त करते हैं। तो एक तो ये बात मुझे कहनी है कि रविन्द्रनाथ लगातार अपने आप को इवॉल्व करते हैं। अब अगला चरण आता है। अगला चरण जो है वो शांति निकेतन का चरण कह लीजिए इसको, जिस चरण में उन्होंने कुछ दुस्साहसिक काम किए। मैंने कहा कि 1907 में उनके भीतर नेशनलिज्म के प्रति एक संदेह जो है पैदा हुआ है। और स्वदेशी मूवमेंट में जो भीतरी जो बातें थी उसको लेकर के उनके मन में एक संदेह पैदा हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति घरे उस पर एक बड़ी अच्छी फिल्म भी बनी, सतीश राय ने बनाई थी, घरे बाहरे, आप लोग देख सकते हैं उसको। लेकिन इस दौरान ये जो 7 से आप कह लीजिए ये 19 के बीच में वो शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। और शांति निकेतन के बारे में एक भ्रम है कि ये बंगाल में है, इसलिए बंगालियों ने इसका बड़ा समर्थन किया था। सच्चाई ये है कि शांति निकेतन के बारे में रविन्द्रनाथ ने बार बार लिखा है कि यहाँ बंगाल में शांति निकेतन का समर्थन करने वाले लोग बहुत कम थे। 33 में उन्होंने लिखा है कि सिर्फ 2 ऐसे लोग थे बंगाल में जिन्होंने उनको शांति निकेतन में मदद की, बाकी सब मदद बाहर से आई।
और ये महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से रविन्द्रनाथ को जो सिर्फ और सिर्फ बंगाली आइकन के रूप में देखते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि शांति निकेतन के बनाने में बंगालियों से ज्यादा गैर बंगालियों का हाथ है। शुरुआती दौर में तो जो पैसा दिया था उनको लोगों ने, वो गुजरातियों ने दिया था, और इस बात को छुपा लिया जाता है। बाद में रविन्द्रनाथ को के ऊपर जब बहुत कर्ज हो गया था, तो उस कर्ज से मुक्ति के लिए गांधी के प्रयास से बिरला जी ने 70,000 रुपए के करीब दे करके उनको ऋण मुक्त कराया था। इसलिए शांति निकेतन कोई पैसा की सामान्यतः लोग समझा समझा करते हैं। शांति निकेतन के बनने में बंगाल के बाहर के लोगों का बहुत योगदान है, बहुत सहयोग। अब वो शांति निकेतन का पर्व, जिस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मुझे उनका जो दो तीन और रूप है उसके ऊपर हमको बात करनी है, क्योंकि भारत के बारे में, भारत के निर्माता के रूप में उनको हमको देखने की जरूरत है। तो भारत के निर्माता के रूप में देखने के लिए उनको हमको देखना पड़ेगा कि उनके विचार में राष्ट्र कहाँ है, और राष्ट्र के प्रति जो खतरे हैं उसके प्रति वो कितने सचेत हैं। जैसा मैंने कहा, भारतीय शिक्षा की बात वो कर रहे हैं, भारतीय मूल्यों की बात कर रहे हैं, भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं। इन सब की बात करने के साथ ही वो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, आधुनिक दुनिया में क्या हो रहा है, इसके प्रति भी वो सचेत हैं। इतिहास कैसे लिखना चाहिए, इसके प्रति भी वो सचेत हैं, और 1902 में वो लिख भी चुके हैं। अब आप आते हैं उस समय जब वो आइकन बन जाते हैं। आइकन बनने की कहानी आप सबको पता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कि भारत में किसी को अगर नोबेल प्राइज मिल जाए, किसी को बड़ा प्राइज अगर मिल जाए, तो वो रातों रात जो है वो महान हो जाता है। उसके पहले अगर किसी ने चिंता ना भी की हो, तो तुरंत उसको जो है कुछ अतिरिक्त सम्मान दिया जाने लगता है। तो रविन्द्रनाथ के साथ भी ऐसा हुआ, वो नोबेल प्राइज उनको मिल गया। तो नोबेल प्राइज मिलने के बाद जो है वो आइकन हो गए, और उसके बाद जो है जो उनके विरोधी थे वो भी उनकी प्रशंसा में एकदम जो है लालोट हो गए, बहुत प्रशंसा करने लगे उनकी। उस समय रविन्द्रनाथ ने कुछ अपनी ऐसी बातें कहनी शुरू की जिससे पता चलता है कि उनके भीतर एक किस्म का आइडिया जो है वो पैदा हो रहा था। वो आइडिया क्या है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। वो ये बात बार बार कहते रहे थे कि उनके विचारों पर यूरोप की सभ्यता का, यूरोप के चिंतकों का बहुत गहरा असर पड़ा था, और भारत का यूरोपीय इनलाइटनमेंट के साथ संपर्क जो है 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। ये उनके ही वाक्य हैं। उन्होंने ये माना है कि 19वीं शताब्दी के मिडिल से भारत का संबंध जो है यूरोपियन इनलाइटनमेंट से शुरू हुआ, और हम लोगों ने बहुत कुछ, लेकिन सीखने के क्रम में उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। और वो बार बार इस बात की तरफ संकेत करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, इतिहास लेखन के क्रम में भी वो इस बात की पर चिंता जाहिर करते हैं। और उनको लगता है इस समय कि भारत में या चीन में या एशिया में एक नई दृष्टि का उद्भव होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं एशियाई दृष्टि। एक पश्चिमी दृष्टि है और एक एशियाई दृष्टि है, एशियाटिक। और ये जो एशियाटिक दृष्टि है, इसके वो अन्यतम प्रवक्ता के रूप में देखे जाने लगे। और इस कारण से हुआ ये कि भारत की तरफ से ही नहीं, वो एशिया की तरफ से बोलने वाले एक चिंतक के रूप में देखे जाने लगे, और उनको जो है कम से कम एशियाई देशों में बहुत अधिक सम्मान दिया जाने लगा। और वो जापान जाते हैं, और जापान में उनकी उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। आपको याद होगा कि एक जापान ने रूस को जब हरा दिया था, तो पूरे एशिया में एक लहर दौड़ गई थी कि हाँ, एशिया भी जो है वो यूरोपीय शक्ति को हरा सकता है। एशिया का एक नवजागरण हो रहा है, एशिया की शक्ति को अब एशिया ने पहचान लिया है। तो उसके स्पोक्समैन के रूप में अगर हम देखें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को देखा जाने लगा, और उनका बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन यहीं पर मैं रविन्द्रनाथ की ग्रेटनेस को देखता हूँ। रविन्द्रनाथ को जब जापान में बुलाया गया, तो उन्होंने, उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान हुआ।
लेकिन सम्मान कभी कभी बोझ बन जाता है और बाधा बन सकता है। तो इसको इसको रविन्द्रनाथ समझते थे। उन्होंने अपने विचारों के ऊपर इस सम्मान का बोझ नहीं आने दिया और उन्होंने वही कहा जो उनको कहना था। और इस क्रम में हम पाते हैं कि वो नेशनलिज्म से उठने वाले खतरों की तरफ संकेत देते हैं। 1917 में उनकी जो किताब आती है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है जो नेशनलिज्म पर है। और नेशनलिज्म पर लिखी उस किताब के कारण उनको जो है बहुत सारे लोग जो नेशनलिज्म के बहुत बड़े पक्षधर थे, उनको लगा कि ये तो गलत बात बोल रहे हैं, उल्टी बात बोल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे नेशनलिज्म के नायक बने, हमारे चिंतक बने, हमारा चेहरा बने, और वो नेशनलिज्म के से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। और ये बात देखना चाहता हूं कि जब वो जापान गए हैं तो उनके सम्मान में पूरा जापान बिछ गया है, लेकिन जब वो लौट रहे हैं तो एक आदमी उनको छोड़ने के लिए आया है। आप समझ सकते हैं कि रविन्द्रनाथ को अपने विचारों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन वो विचार उन्होंने छोड़े नहीं, और यहां से रविन्द्रनाथ का वो फेज शुरू होता है जहां वो एक चिंतक के रूप में अपनी बात को कहने का जोखिम उठाते हैं। और आज भी जब नेशनलिज्म की बात होती है तो नेशनलिज्म, वो कभी भी नेशनलिज्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन नेशनलिज्म से उत्पन्न खतरों के बारे में बात करने वाले वो सबसे पहले लोगों में से एक है। और भी कई लोग हैं, जैसे हमारे एम एन रॉय एक व्यक्ति थे जो ये मानते थे, शुरू में ही इन्होंने लिखा है कि हमारे नेशनलिज्म में फासिज्म के कुछ बीज जो हैं वो पड़े हुए हैं। ये एम एन रॉय ने कभी लिखा था कि हमारे नेशनलिज्म में फासिज्म के जो हैं कुछ तत्व जो हैं वो समाहित हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि रविन्द्रनाथ से ही हम लोगों ने नेशनलिज्म को एक तरह से अच्छी तरह से खंगालने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। इसलिए मैं कहूंगा कि रविन्द्रनाथ ने जब पश्चिम से संवाद किया है और उस बातचीत को हम कभी भी यूरोपीय दृष्टि के को आत्मसात करने जैसी स्थिति में नहीं पाते। और इसीलिए सव्यसाची भट्टाचार्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है टॉकिंग बैक, बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए। टॉकिंग बैक, उनकी मूल स्थापना ये है कि भारतवासियों ने 1900 तक तो बहुत सीखा अंग्रेजों से, लेकिन 1900 में जाकर के भारतीयों ने यूरोपियंस को जवाब देना शुरू किया। भारतीय परंपरा कोई पश्चिमी परंपरा से कमजोर नहीं है, उसकी तुलना में हम भिखारी नहीं हैं। हम उनसे सीखेंगे और वो हमसे न सीखेंगे, ये स्थिति नहीं है। उनकी अपनी कुछ विशेषताएं, हमारी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, और हमारी जो सार्वभौमिक शक्ति है उसको लेकर के हम चलेंगे। ये उसको उन्होंने टॉकिंग बैक की संज्ञा दी है। टॉकिंग बैक मतलब हम उनका जवाब दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया 1900 से शुरू होती है, और रविन्द्रनाथ उस टॉकिंग बैक के अन्यतम व्यक्ति के रूप में वहां दिखलाई पड़ते हैं। यानी कि पश्चिम से सीखते हैं और उससे हमने प्रेरणा भी ग्रहण की है, लेकिन पश्चिम का अनुकरण हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास अपनी सांस्कृतिक संपदा है। इस चीज को लेकर के रविन्द्रनाथ चले हैं, और इस क्रम में उन्होंने कई बातें लक्षित की हैं जो कि पश्चिम के लिए भी महत्वपूर्ण है। वो क्या है? नंबर एक, जैसा मैंने कहा कि नेशनलिज्म को लेकर के उनके मन में एक संदेह है। दूसरी बात यह है कि उनको ये समझ में आने लगा है 1920 के बाद कि पश्चिम जिस ओर बढ़ रहा है उस तरफ संघर्ष है, युद्ध है, साम्राज्यवाद है और मानविक अधिकारों का हनन है। इसलिए ये सभ्यता अब धीरे धीरे संकट की ओर बढ़ रही है, और इस बात को उन्होंने नेशनलिज्म में और इंपीरियलिज्म में लक्षित किया है। इसलिए उनकी बातों में बहुत स्पष्टता तो नहीं कहूंगा 1920 में है, लेकिन 30 में ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि हमारे जो पश्चिमी आधुनिक जो सभ्यता है, इसमें एक बहुत गहरा और आंतरिक संकट है,
इसमें क्या ऐसी बात है जो कि हम लोगों को परेशान कर सकती है? वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है यूरोप से, लेकिन यूरोप ने हम लोगों को बहुत गलत रास्ते पर भी डाल दिया है। और इसके बारे में एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण हम दे सकते हैं। 1932 में वो बगदाद में बगदाद पहुंचे थे। वो जा रहे थे पर्शिया, और बगदाद में वो रुके थे। हवाई यात्रा उन्होंने बहुत कम की है, लेकिन उसमें से एक यात्रा ये भी थी। तो उनको पता चला कि यहाँ अंग्रेज जो बॉम्बर हैं वो हवाई जहाज का उपयोग कर रहे हैं बम गिराने में। जो शेख लोग जो हैं उनके विरोधी हैं, उनके इलाकों में वो बम गिरा रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ कहते हैं कि ये तो हत्या है, ये तो जिसका कोई दोष नहीं है आप उसको उसको भी मार दे रहे हैं, ये क्या बात है? ये तो हत्या है। आ, कोई चीज आ रही है कि आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात, पंकज जी? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। हाँ जी हाँ सर, सर, सुन रहे आपकी आवाज क्लियर है सर। हाँ, तो उसमें उनको लगता है कि आखिर कैसे ये संभव है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के ऊपर बम गिरा रहा है। तो बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया है जिसकी चर्चा बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक व्यक्ति ने की है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की किताब है साइंस एंड फिलोसफी इन एंशिएंट इंडिया, किताब का नाम है। उसमें एक अध्याय है टैगोर एंड इंडियन फिलोसॉफिकल हेरिटेज। उसमें वो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ ने इसकी व्याख्या की है, और वो व्याख्या बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं कि जब हम हवाई जहाज में चले जाते हैं और धरती से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो धरती की बहुत सारी चीजों को हम भूल जाते हैं, और हम जो है वहां चल के इस बात को भूल जाते हैं कि जो हम बटन दबाने जा रहे हैं, उस बटन दबाने के कारण क्या क्या हो सकता है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसमें वो जो नॉलेज है गीता का उल्लेख करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि हम आत्मा की हत्या नहीं करते हैं, हम शरीर की हत्या करते हैं। इसीलिए हम जो हैं आत्मा को हम नहीं खत्म कर रहे हैं, हम शरीर को सिर्फ खत्म कर रहे हैं। मतलब हम तो हत्या कर नहीं रहे हैं। बड़े अद्भुत ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन किया है इन्होंने। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय बड़े महान व्यक्ति थे, बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी किताबें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। चारवाक वगैरह पे उनका अद्भुत काम है, और बेजोड़ आदमी थे। कॉलेज में पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाते थे। बहुत अद्भुत विद्वान है, और उन्होंने साइंस के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। रविन्द्रनाथ के 10,000 पृष्ठों का जो साहित्य है उसका उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रविन्द्रनाथ का जो अंतिम फेज है 30 से 40 का या 41 का जो समय है, इस समय रविन्द्रनाथ ने एक बिल्कुल अलग तरीके से कुछ नई चीजों की खोज की है। मैं 1930 के इस फेज पे आने के पहले दो प्रसंग और रखूंगा जो 1930 के पहले का है, ताकि चीजें स्पष्ट हो सके। मैं 1919 तक आया था। 1919-20 के समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का एक दूसरा पर्व शुरू होता है, जो गांधीयन आंदोलन का समय है। अब गांधी के साथ जो है वो उनका एक अद्भुत किस्म का संबंध है। आप जानते हैं कि गांधी सबसे पहले शांति निकेतन आए थे 1915 में, 14-15 में आए थे, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि शांति निकेतन में रह करके कुछ काम किया जाए, और भी था। दूसरी बार वो 25 में गए थे, और तीसरी बार वो शांति निकेतन वो गए थे। और रविन्द्रनाथ के साथ उनका बहुत ही सुंदर एक संबंध था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का संबंध था, और क्रिटिकल भी रहे एक दूसरे से जबरदस्त। तो खिलाफत मूवमेंट के समय में गांधी की जो रणनीति थी उसकी उन्होंने आलोचना की है, और ये महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी की जो रणनीति थी उसकी उन्होंने आलोचना की है, और इस आलोचना को बहुत ही अच्छे तरीके से बाद में और अधिक विस्तार से इस पर चर्चा की गई है, लेकिन इतिहासकारों का ध्यान थोड़ा कम गया। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पर
बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन मैं सिर्फ ये उल्लेख यहाँ कर दूं कि एक साक्षात्कार के साथ उनका, जिसमें उन्होंने, गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ ने गांधी जी के आंदोलन की आलोचना की है। और ये आलोचना जो है वो सकारात्मक आलोचना है। उस आलोचना में वो कहते हैं कि जिस तरह के फोर्सेस को आप अनलिश करते हैं एक आंदोलन के दौरान, उन 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 शक्तियों को जब आप समेट नहीं पाते हैं तो चीजें कैसे बिगड़ सकती हैं। और इस यहाँ ये 26-27 के समय का इंटरव्यू है। और 20 में खिलाफत आंदोलन के बाद जो दंगे हुए थे वो भी इसमें निश्चित रूप से रिफ्लेक्शन पा रहे हैं। और इस बात के प्रति रविन्द्रनाथ बहुत सचेत हैं। और रविन्द्रनाथ का की जो ये सारी बातें हैं वो पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में नहीं रखी जाती, लेकिन उसको रखा जाना चाहिए कि रविन्द्रनाथ गांधी जी के साथ होते हुए भी गांधी जी के प्रति क्रिटिकल कहाँ कहाँ हैं और उसके क्या आधार हैं, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। उसके बाद एक और बात है जो आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी चलते चलते मैं उल्लेख कर दूं कि जब भूकंप हुआ था बिहार में, मुंगेर और मुजफ्फरपुर वगैरह में भूकंप हुआ था, तो गांधी जी का एक वक्तव्य आया था कि इसका जो है वो ये हमको भगवान ने दंड दिया है, इस तरह की कोई बात कही थी। तो इसका उन्होंने तीखा विरोध किया था और उन्होंने इसको, इस तरह की दृष्टि को की आलोचना की थी। तो बहरहाल मैं जो कहना चाहता हूं ये है कि गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में भी जो रचनात्मक संवाद है उसमें क्रिटिकल होना जहां है वो हम लोगों के लिए बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। और इस विषय पर भी एक किताब है, द महात्मा एंड द पोएट। आजकल मास्टर हो गया हूं ना, तो मैं बार बार किताब दिखाता रहता हूँ इस उम्मीद में कि साथी लोग उन किताबों को थोड़ा पढ़ लें। महात्मा एंड द पोएट, लेटर्स एंड डिबेट्स बिटवीन गांधी एंड टैगोर 1915 to 41। तो ये एक किताब है ये जो, किताब किसकी है सर? ये सब्यसाची भट्टाचार्य ने एडिट किया है इसको, और ये हाँ। एनबीटी से प्रकाशित है। अच्छा अच्छा, जी जी। एनबीटी बहुत बहुत कम कीमत है इसकी। मैं इसकी जितनी प्रतियां मिलती हैं मैं खरीद लेता हूँ और लोगों को मैं दे देता हूँ। नाम क्या है सर? द महात्मा एंड द पोएट, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, वो आप जरूर देखिएगा। और एक और किताब है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और ये किताब, जब पंकज जी ने कहा कि मुझे बोलना है टैगोर पर, तो मैं रेफरेंसेस तलाश रहा था तो मुझे एक ये किताब मिली। इसकी चर्चा बहुत कम होती है और ये किताब है टैगोर ए स्टडी, और इसको लिखा है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी अपने समय के महानतम विद्वानों में थे और ये लखनऊ में पढ़ाते थे। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने इसमें 2 अध्याय लिखे हैं। एक अध्याय है जिसमें टैगोर की जीवनी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से टैगोर के जीवन में कितना संघर्ष रहा है, और उनको आपस के लोगों ने ही, बंगाल के लोगों ने ही कितना उनका विरोध किया है। इसके बावजूद टैगोर ने उन सब चीजों को, बाधाओं को झेला है। बहुत दुख देखे हैं टैगोर ने अपने जीवन में। उनके परिवार में इतनी मृत्यु हुई है, उनके सामने उनके प्रियजन बिछुड़ गए हैं। उसके बाद भी रविन्द्रनाथ का जो रचनात्मक जो व्यक्तित्व है वो इतना दृढ़ है और इतना संतुलित है कि उस दुख को भी वो झेलते हैं और उसको भी अपनी रचना में हिस्सा बनाते हैं। और कहते हैं, जो मैं कभी नहीं भूल सकता, रविन्द्रनाथ की महानता का एक बड़ा अध्याय ये है कि वो कहते हैं कि मृत्यु को भी सुंदर होना चाहिए। सौंदर्य जो है वो मृत्यु का भी एक सौंदर्य, मृत्यु को भी सुंदर होना चाहिए। और ये बात मुझे बार बार लगता है कि रविन्द्रनाथ महामानव थे। इसका एक उदाहरण ये है कि अपनी प्रिय पुत्री के, अपने प्रिय जनों के विछोह को भी वो जो है वो एक इस तरह से ले सकते हैं। ये कोई महान दिव्य व्यक्ति ही कर सकता है। मृत्यु को भी सुंदर होना चाहिए। हर जीवन, हर चीज में, हर जगह सौंदर्य की खोज करने वाले इस व्यक्ति को के पास यह निगाह भी है कि ये जो है अपने प्रिय
राष्ट्र के निर्माण में लगे लोगों के प्रति वो क्रिटिकल भी है, और सबसे प्रिय लोगों को भी टोक सकता है। गांधी जी के प्रति जो उनका कथन है अद्भुत है। मतलब गांधी जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और टैगोर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो डायलॉग आप पढ़िएगा, एक एक वाक्य पर रुकिएगा और आपको लगेगा कि देखिए कैसे महामानव एक दूसरे से मतलब संवाद करते हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन अपनी बात जो है भी सुन रहा है, दूसरे की बात को समझने की कोशिश भी कर रहा है। ये है महानता। महानता इस बात को नहीं है कि एक ने दूसरे को मिटा दिया। महानता तब है जब दूसरे में जो अच्छे गुण हैं उसको आप ग्रहण कीजिए, ही भारतीयता है। जिसमें कि कृष्ण जो है वो भीष्म के पास भेजते हैं अर्जुन को कि सीखो जा करके। भारत वो देश है जिसमें राम जो है लक्ष्मण को भेजते हैं रावण के पास कि जाके सीखो उनके पास से। भारत एक दूसरे को मिटा देने का मामला नहीं है। और अभी जो पंकज जी कह रहे थे ना कि एक तरफा मैच हो गया, तो मुझे एक तरफा मैच देख के अच्छा नहीं लगा था। मुझे लगा था कि मतलब सामने वाला भी आए अच्छी तरह से, अच्छा हो, तब जाके मजा आएगा, है ना। तो हम जी लोग भारतीय लोग हैं, सर, हम इसी लोग। संदर्भ में एक लाइन बस कहूंगा सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो आपने हाँ हाँ। गांधी और रविंद्र जी का, मतलब मैं भी सर शायद इसका हिंदी वाला मैंने पढ़ा है, जो आप किताब जो कह रहे थे ना सर, महात्मा एंड पोएट सव्यसाची जी। भट्टाचार्य वाला। तो उसमें सर मैं आज जो देखता हूँ, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि दो बड़े महान आदमी, मतलब रविंद्र और गांधी, एक दूसरे की आलोचना भी कर रहे हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, और एक दूसरे की तकलीफ में साथ भी खड़े हो रहे हैं। और मतलब ओछापन नहीं है, हल्कापन नहीं है। मतलब उस ऊंचाई को क्या हम आज पा पाएंगे? मतलब मैं इसको लास्ट में क्वेश्चन के रूप में रखूंगा आपके पास। जी नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कही। और इससे जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो रविंद्र का स्मरण करता है, वो रविंद्र का स्मरण, मैंने कहा ना कि एक प्रॉफिट है और एक क्रिटिकल माइंड है। तो जो प्रॉफिट है उसका तो बहुत महिमा मंडन होता है, उनको भगवान बना दिया है यहाँ पे। लेकिन उनकी उनके जो क्रिटिकल फैकल्टी है उसको लोगों ने विस्मरण कर दिया है। और इसीलिए दो तीन चीजें रविन्द्रनाथ की चर्चा में नहीं आती है। एक है 1937 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया था, 1937 में। इसको रविन्द्रनाथ के जो हुआ है ना कलेक्टेड वर्क्स ऑफ रविन्द्रनाथ, उसमें स्थान नहीं दिया गया। अद्भुत है बात कि रविन्द्रनाथ ने कॉन्वोकेशन एड्रेस जो दिया है वो उसमें ऐसी क्या बात है कि रविन्द्रनाथ का जो रचना समग्र है उसमें उसको स्थान नहीं दिया गया है। वो बड़ी ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं रविन्द्रनाथ जो लोगों को पचती नहीं है। और क्या करा, रविन्द्रनाथ ने कह दिया है तो बर्दाश्त तो करना पड़ता है। जैसे एक बात बता दूं आपको कि यहाँ जो भी कॉन्वोकेशन एड्रेस होता था वो अंग्रेजी में होता था। तो रविन्द्रनाथ ने बंगला में वो कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया। इसको लेके बहुत सारे लोगों को बड़ी परेशानी है कलकत्ता में। इस बात को लेके बहुत परेशानी होती है जब कोई बहुत बड़ा आदमी जो है वो अपनी भाषा में बात करने की बात करता है। और बड़े आपको आश्चर्य होगा कि आशुतोष मुखर्जी ने जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बंगला पढ़ाने की वकालत की थी, तो यहाँ के लोगों ने बहुत विरोध किया था कि बंगला को कैसे आप पीजी में पढ़ाइएगा, बंगला में कैसे रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अंत में आशुतोष मुखर्जी ने किया था, और उसी के साथ हिंदी को भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थान मिला था। तो ये सारी वो प्रसंग है जिस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल अंतिम बात पर मैं आता हूं, और ये जो बात है ये संभवतः रविन्द्रनाथ के संदर्भ में याद रखने की सबसे महत्वपूर्ण बात है। 1940 में 39 में कहना चाहिए, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर एक लेख लिखा है। अद्भुत लेख है वो, आप सभी उस लेख को जरूर पढ़ें। उस लेख में वो दो तीन बातें कहते हैं। वो कहते हैं, और ये बात उससे जुड़ती है जब वो स्वदेशी मूवमेंट के समय की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत में सब लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने आ, हम लोगों को डिवाइड किया है, हम लोगों को बांटा है। इसमें अंग्रेजों का क्या दोष है? सैकड़ों साल साथ में रहने के बाद भी अगर हम लोग आपस में खाना पीना नहीं कर सकते हैं, मिलजुल नहीं सकते हैं, तो ये दोष अंग्रेज का कैसे हुआ? है तो हमारा दोष हुआ। एक बात वो ये कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं
कि अचानक से बड़े पढ़े लिखे लोग जो है वो गांव में जाते हैं और लोअर क्लास के लोगों को कहते हैं कि हम सब तो एक ही हैं, हम सब तो एक ही हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे एक हो गए, कल तक तो हमको पूछते नहीं थे। तो ये जो जाति वाला प्रसंग है, इस पर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जातियां हैं उसको उनको हमने दबा दिया और हिंदू समन्वय नहीं बनाया, और हम कहते हैं कि अंग्रेज इसके लिए दोषी है। तो ये कैसे हो सकता है? ये दो बातें वो बार बार कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र को अगर मजबूत करना है तो जाति और धर्म के विभेदों से हमको लड़ना पड़ेगा, और ये बात वो बार बार कहते हैं। और इस लेख का मैं उल्लेख एक खास कारण से कर रहा हूँ जिसकी चर्चा नहीं होती है। ये सब बातें तो आप लोग जानते ही होंगे कि जाति पर उन्होंने लिखा है, और लोअर कास्ट के लोगों के प्रति जो अपर कास्ट का जो एरोगेंस है उस पर उन्होंने बहुत चोट की है। ये सब तो उन्होंने किया ही है, लेकिन और हिंदू मुसलमान के प्रश्न पर तो सारा जीवन वो लिखते रहे थे, वो तो कहा ही है। लेकिन इसमें उन्होंने एक और बात कही है, और ये बात महत्वपूर्ण है। ये है 1939 में कांग्रेस के ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा है, और वो संदर्भ ये है कि यहाँ एक महाजाति सदन का उद्घाटन हो रहा था। और ध्यान दीजिएगा, ये वो समय है जब सुभाष और गांधी के बीच में टक्कर हो चुकी है, और गांधी बंगाली विरोधी है, और बंगाल में गांधी के विरुद्ध एक वातावरण बना हुआ है। तो उसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा है, आप पढ़िएगा तो आप चकित रह जाइएगा। उन्होंने कहा कि इस राज्य में एक ऐसी प्रवृत्ति है जब जिनमें लगता है कि ये लोग जो है अपने राज्य को अपने देश से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये बहुत बुरी बात है, और ये बहुत गलत बात है। ये जो प्रोविंसेस हैं, हमारे जो राज्य हैं, ये राष्ट्र से बढ़कर नहीं है। हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम अपने राज्य के प्रेम को राष्ट्र प्रेम से नीचे रख करके बात करें, और ये है रविंद्रनाथ। मैं चकित होता हूं जब मैं सोचता हूं कि इस व्यक्ति के भीतर इस तरह का भाव, इस अंतिम समय है, समझिए 1 साल बाद वो मर जाएंगे, और उनकी हालत अच्छी नहीं थी उस वक्त, फिर भी उन्होंने एक किताब लिखी है, क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन। ये उनका मोनुमेंटल वर्क है, और वो कहते हैं यूरोपियंस को कि तुम लोगों से हमने क्या अपेक्षा की थी। अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज बोलते यूरोपीय सभ्यता से हमने कितना कुछ सीखा है। हम लोग ये सोचते थे कि आप लोग रहे हैं, हम लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूं कि आपके भीतर बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसके कारण आपने जो है अपने समाज को विध्वंस के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यही है वो लास्ट किताब जो उन्होंने लिखी थी, क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन। और क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये बात कहते हुए उन्होंने इस पृथ्वी को छोड़ा है। यानी कि यूरोपीय सभ्यता के संकट को अंडरलाइन करने के बाद रविन्द्रनाथ ने इस धरती को छोड़ा है। इसके पहले बंगाल में उन्होंने बंगालियों के पैरोकियलिज्म के प्रति उनको सचेत किया है। और ये है रविन्द्रनाथ, जो अपने समय के सवालों से टकराते हैं, महानतम रचनाएं देते हैं, और एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं जहां की हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं हमारे काम आ सकें। उनके बारे में एक प्रसंग अगर आता तो मैं बताता कि उन्होंने किस तरह से गांवों के उत्थान के लिए, गांव के शिल्प को, गांव की कलाओं को बचाने के लिए किस किस तरह के प्रयास किए हैं, और कैसे उनके भीतर एक भारतीय आत्मा वास करती थी, और उस भारतीय आत्मा को वो भारतीय शिक्षा से कैसे जोड़ना चाहते थे, भारत के अतीत बोध से वो कैसे जोड़ना चाहते थे, ये सब उनकी रचनाओं में फैला पड़ा है। और अब हम लोगों को चाहिए कि उनके साहित्य के इस विपुल प्रांगण में, इसमें हम लोगों को भारत निर्माण के सकारात्मक सूत्रों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको अपने समय के हिसाब से ढाल करके आज भारत को और भी अधिक बनाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे कुछ बातें आपसे साझा करनी थी, मेरा समय समाप्त हुआ।
आपने मुझे 1 घंटे का समय दिया था, बिल्कुल उसी पॉइंट पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य पूर्वक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे बात मैं आपको सुन रहा था और मतलब आपने शुरुआत की मतलब मोतीलाल नेहरू से और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो समय है वो लगभग है, और गांधी से 8 साल बड़े थे और लगभग 20 साल का गैप रहा होगा, 20 22 25 साल का जो पिता पुत्र का गैप था। नेहरू और गांधी और सुभाष के अंदर 28 साल का अंतर दिखाई देता था। वैसा ही कुछ वहां से बात हुई और बताया कि फेजेस हैं, तो आपने बहुत खूबसूरती से 1861 से 1890 का जो फेज है, फिर उसके बाद 91 से 8 के बीच में। सर मैं एक चीज देख रहा था कि कुछ जगहों पे जैसे मैं गांधी को ज्यादा फॉलो करता हूं तो ऑब्वियस है कि एक मेरा उसके प्रति एक आग्रह रहता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज बताई थी कि जो सभ्यता को लेके जो बोलते हैं जो 1919 1920 के आसपास या 1930 के आसपास जो रियलाइज कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि पश्चिमी सभ्यता को एक प्रकार और जो विश्व में जो हो रहा है उसको संकट मान रहे हैं, ये बात गांधी 1909 में कह रहे हैं, क्योंकि और वो पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण को भी खतरनाक मान रहे हैं और सभ्यता के संकट को वो बता रहे हैं। तो मतलब कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि दोनों में साम्यता थी और कुछ विचारों में गांधी से पहले वो गांधी इसको पहले मतलब शायद विजुलाइज कर पा रहे थे। और दूसरी बात सर, मैं देखा कि शिक्षा के मामले में भी जो बात कर रहे हैं मातृभाषा में होनी चाहिए, प्रकृति की गोद में होना चाहिए, ये सिमिलैरिटी हमको गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में दिखाई देती है। मुझे लगता है सर कि जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है उनके बीच में आपस में जो बॉन्डिंग है, वो कुछ सिमिलैरिटी है विचारों की, जहां पे वो एक दूसरे को बॉन्ड करते हैं और एक दूसरे के प्रति क्रिटिक भी होते हैं। तो सर इसको एक बार थोड़ा सा मैं और आपके इसमें सुनना चाहूंगा कि गांधी कुछ चीजों को पहले इंगित करते हैं, 1909 में अपनी शिक्षा की पद्धति की बात करते हैं, आश्रम की बात गांधी 1904 में फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय के आश्रम की स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में। तो और यहाँ पे हुई 1901-2 के आसपास यहाँ पे छोटा आश्रम स्टार्ट करते हैं, फिर 1919 में एस्टेब्लिश्ड रूप में करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं गांधी से, मैं जब आप बता रहे थे मैं विजुअलाइज कर रहा था गांधी के साथ इनको। जी नहीं, ये बात सही है कि इन दोनों में कौन ओरिजिनल था और किसने पहले शुरू किया था। नहीं ओरिजिनल की बात नहीं है सर, नहीं सर ओरिजिनल की बात नहीं है। मैं समझ मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मुझे ये लगता है कि रविन्द्रनाथ में ये पहले आया है, जी क्योंकि 1893 के आसपास उनका जो लेख है मैच्योर से जो है, उम्र भी उनकी ज्यादा थी, तो थोड़ा पहले ही मैच्योरिटी आती है उनको। और गांधी तो 1909 में लिखते हैं। 1893 में भी, 1890 में भी एक लेख है रविन्द्रनाथ का, और 1901 में तो आश्रम बना चुके हैं। हाँ, और 1903 में उन्होंने भारत का जो इतिहास लिखा है, ये सारी बातें बताती हैं कि वो उस दिशा में बढ़ चुके थे। गांधी जी जो हैं वो 1909 में इस बात को कहते हैं, हालांकि उसके संकेत उन्होंने 1890 में पा लिए थे, ये भी सही है, लेकिन कुछ मामलों में अगर आप देखना चाहें तो मुझे लगता है कि रविन्द्रनाथ ने उन चीजों को पहले विजुअलाइज किया है। और रविन्द्रनाथ में जो ह्यूमनिज्म है, प्रोफाउंड ह्यूमनिज्म जिसको कहते हैं, ये हमारे प्रोफाउंड ह्यूमनिज्म का प्रयोग किया है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। ये प्रोफाउंड ह्यूमनिज्म जो है, ये जो टैगोर का प्रोफाउंड ह्यूमनिज्म है, ये इसमें और गांधी में फर्क है। देखिए गांधी में उस तरह का इवोल्यूशन नहीं है। मैं अगर आई डेयर टू से कि गांधी सर्टेन प्रिंसिपल्स को 1909 में जब देखते हैं और उसको जब बाद में वो उनसे कहा जाता है, तो वो बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं है। एक आध जगह उन्होंने कहा कि मामूली परिवर्तन वो करना चाहते हैं। तो तुलनात्मक रूप में हम इनके यहाँ, रविन्द्रनाथ के यहाँ इवोल्यूशन देखते हैं, और ये इवोल्यूशन जो है ये रविन्द्रनाथ को थोड़ा अलग बनाता है। और ये इवोल्यूशन जो है वो ह्यूमनिज्म को और अधिक गहराई तक ले जाने की कोशिश है। और एक जिसको मैं अपने बातचीत में नहीं रख पाया, मुझे रखना चाहिए था, कि जो इंटरनेशनलिज्म है, जिसको कि यूनिवर्सलिज्म कह लीजिए, जो कहा जाता है कि टैगोर जो है वो नेशनलिज्म से यूनिवर्सलिज्म की तरफ चले गए 1917-18 के बाद से।
एक टैगोर का एक वो माना जाता है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ विचार के स्तर पर नहीं हुई, रचना में भी हम देखते हैं कि 30 के दशक में, बल्कि 29 में उन्होंने शेषित कविता एक लिखी है जो उस समय के कवियों को संबोधित है। और उसी 30 के दशक में उन्होंने जो पेंटिंग्स की हैं वो मॉडर्न पेंटिंग्स है ना। तो जो मॉडर्न पेंटिंग्स हैं उसके आधार पर लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने अपना जो क्लासिकल वाला जो मोल्ड था उसको तोड़ा है और वो मॉडर्न पेंटिंग में वो गए हैं। तो ये सारी चीजें बता दी कि रविन्द्रनाथ के यहाँ जो है वो इवोल्यूशन है। और वो जो एक आर्टिस्ट का जो एंग्स्ट है, आर्टिस्ट के भीतर जो एक रचने की, नया देखने की, नया खोजने की जो जो जिजीविषा है, वो उनको गांधी से थोड़ा अलग करती है। लेकिन बुनियादी रूप में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बुनियादी रूप में उनमें बहुत साम्य है और बेसिक जगह में साम्य है। और इस कारण से पश्चिम के मूल पार्श्व से दोनों ही मुक्त हो गए हैं, अपने अपने तरीके से मुक्त हुए हैं। पश्चिम में घुस करके मुक्त हुए हैं रविन्द्रनाथ, और पश्चिम से कहना चाहिए कि सावधान रह के वो मुक्त रहे हैं गांधी। तो दोनों मुक्त रहने की कोशिश में हैं और दोनों के अनुयायियों को समझना चाहिए कि ये मुक्ति क्यों दोनों जरूरी समझते हैं। ये हमारे लिए सोचने का विषय हो सकता है। थैंक यू सर। एक और सर, मुझे एक किताब का नाम आपने बोला, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या था सर ये, जिसमें कि एक चैप्टर है साइंस एंड फिलोसफी इन एंशिएंट इंडिया। अच्छा सर, एक मिनट, फिलोसफी एंड, इसमें चैप्टर कौन सा है सर? फिलोसफी चैप्टर का नाम है टैगोर एंड इंडियन फिलोसॉफिकल हेरिटेज। टैगोर एंड इंडियन हेरिटेज, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जिसको सबसे अधिक स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये तो दो किताबें मैंने बताई सब्यसाची भट्टाचार्य की, दोनों किताबें। हाँ, और एक जो है ये जिसने मुझे, वो है टैगोर स्टडी बाय दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। ये 1943 का लिखा हुआ है। अच्छा, 1943। अच्छा जी, 1943, मतलब अभी अभी गए हैं, मतलब रविन्द्रनाथ गए ही हैं, उसके बाद ही ये किताब लिखी है। और इसका एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जो लगता है कि पुराना है। इतना बढ़िया लिखा है उन्होंने दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी ने टैगोर के ऊपर। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँ, और ये मैं कोई भी ऐसी किताब रिकमेंड नहीं करता जिसकी कीमत ज्यादा हो। बहुत ही कम कीमत वाली किताबें जो है मैं रिकमेंड करता हूँ। ये सभी 100, 150, 200 वाली किताबें हैं जी जी जी, जिसको कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जी सर, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, 1939 के दौरान उन्होंने कांग्रेस पे, जब वो सुभाष और गांधी का ये हो रहा था, जब सुभाष गांधी कांग्रेस छोड़कर बाहर निकले थे, और उस समय बंगाल में जिस प्रकार से गांधी का विरोध हो रहा था, और आपने एक लाइन बोली कि मतलब ये बड़ा अजीब है, मतलब बंगाल जो है बड़ा, बंगाली मतलब कह सकते हैं कि बंगाली लोग इस प्रकार से हैं कि जो अपने बंगालीपन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं देश से ऊपर। तो ये जो भाव है सर, ये मुझे लगता है आज देश में ज्यादा उभर के आ रहा है। मराठी, दलित, महिला और राज्य की बात, मतलब ये एकदम कि मैं तमिल हूं तो मैं तेलुगु हूं तो मैं बंगाली हूं, मराठी हूं, बिहारी हूं, मतलब अलग अलग प्रकार से ये जो चीज है ये सब पर ज्यादा उभर गया है। पंकज जी, एक बात आपने कही तो मुझे याद आ गया। एक अन्नदा शंकर राय हुए हैं हमारे बंगाल में, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े आदमी, संभवतः एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, नाम सही कह रहा हूँ शायद मैं। एक IAS ऑफिसर बने थे, और उनको जो है वो आए रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। उन्होंने कहा कि मैं कितना बंगाल को प्यार करता हूँ कि मुझे बंगाल के बाहर भेज रहे थे IAS ऑफिसर बनने के बाद, मुझे कहीं दूसरा भेजे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बंगाल में ही रहूंगा। तो रविन्द्रनाथ ने कहा कि तुमने बेवकूफी की, तुमको भगवान ने एक ऐसा मौका दिया था कि बंगाल से बाहर जाकर के पूरे देश के बारे में कुछ जान सको, और तुम जो है बंगाल में आकर वापस बैठ गए। ये तुमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये थे रविन्द्रनाथ, मतलब रीचिंग आउट टू न्यू फ्रंटियर्स, ये है रविन्द्रनाथ। वो संकीर्णता उनमें है ही नहीं, मतलब अद्भुत रूप से उन्होंने म्यूजिक में यूपी से लिया, मणिपुर से लिया, पता नहीं कहाँ से, जहाँ जाते थे वहां से जो अच्छी चीज उनको मिलती थी वो ले लेते थे। सारी दुनिया से उन्होंने लिया है। इसलिए रविन्द्रनाथ
को मैं इंडियन आइकन मानता हूँ। मतलब मैं जी समझता हूँ कि पूरा भारत जो है रविन्द्रनाथ को अपना समझता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपसे और बात करूंगा, लेकिन इसी बीच हमारे कुछ साथी हैं जो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो विवेक जी कुछ पूछना चाहेंगे? विवेक श्रीवास्तव जी। सर जी सर, शुक्रिया समय देने के लिए। मैं सर को बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब ऑफिस में हूं तो 2-4 मिनट कभी कभार कुछ मिस किया होगा। बहुत गंभीर और पर उतना ही प्रवाहमान सहजता बड़ा दुर्लभ गुण होती है। तो वो सहजता यहाँ मुझे सुनते हुए जो आपके यहाँ मिल रही थी वो बहुत वैल्यूएबल चीज थी। आपको पढ़ता रहा हूँ फुटकर फुटकर, सुना पहली बार है। तो मैं याद कर रहा था सर, लगभग आज से 30 बरस हो गए पहली बार जब रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की छाया जो दिमाग में थी वो सामान्यतः जैसा आपने कहा कि नोबेल प्राइज मिलने के बाद से सारी दुनिया उनको जिस तरह से जानती थी कि बस वही कविता है, कविता के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम हम भी सुन रहे थे। पर बहुत सारी नई चीजें एकदम क्रांतिकारी ढंग से एक नए रविंद्रनाथ टैगोर को मैंने अपने तई अपनी तरह से जब डिस्कवर किया है, वो उनका उपन्यास था गोरा। जी जी 1910 के आसपास का प्रकाशन होगा लगभग, या 1912 का होगा लगभग, ऐसे ही कुछ। और गोरा में वो आपने जब ये बात कही ना कि 1907 के आसपास का समय वो है जब उनके मन में नेशनलिज्म की जो प्रचलित अवधारणा है या जो हमारे लिए सुविधाजनक अवधारणा है उसको वो संदेह करते हैं। वो पूरा संदेह गोरा में बहुत खूबसूरती से दर्ज होता है। तो साहित्य के विद्यार्थी की तरह से मैं गोरा में जब रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और जब आज आपको सुन रहा था कि शांति निकेतन के लिए उनको बंगाल में ही विरोध झेलने पड़े, तो ये आश्चर्यजनक, मतलब मेरे लिए ये थोड़ी सी नई बात थी और मुझे अचंभा था। मैं तो मतलब हमारी सामान्य अवधारणा यही होती है ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब बंगाली और बंगाली मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि अब तो आइडेंटिटी इस तरह से मिक्स्ड अप है, मैच्ड है कि अब उसमें तो कोई गुंजाइश दिखती ही नहीं। पर होता है ये समय यही होता है कि जब आदमी कुछ ऐसा अचीव करता है, कुछ बड़ा बन जाता, बड़ा बड़ा रच देता है, तो उसे सफलता के कई पिता होते हैं, ये कहा ही जाता है। तो अब सारे बंगाल के लिए गौरव है। खैर सर, मुझे बस सवाल तो खैर मैं क्या करूंगा, सवाल मूलतः दिमाग में ऐसे कोई सवाल बड़ा नहीं है, पर ये सब जानना इस तरह से देख के लिए जो उनका लेख है वो मेरे लिए नई जानकारी थी। कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें कहीं से और मिलेंगी तो खोजूंगा, पढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार आपका। जी विवेक जी एक बात, आप बहुत धन्यवाद आपको, आपने ध्यान से सुना। एक बात और बता दूं कि कॉमन सेंस में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि हम लोग जो हैं उसी के आधार पर चीजों को देखने लगते हैं। जैसे 1857 है तो 1857 को लेकर के एक रोमांटिक नोशन हमारे मन में है। तो रविंद्रनाथ ने एक कहानी लिखी है दुराशा जी, जिसमें कि 1857 का बैकग्राउंड है और उसमें जो है 1857 का जो नायक है एक, वो गायब हो जाता है। हाँ, तो उसकी उसकी जो प्रेमिका होती है वो उसकी याद में रोती रहती है, उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। बहुत सालों बाद उसकी मुलाकात होती है तो उसको पता चलता है कि जिसको वो इतना बड़ा नायक समझ रही थी वो दरअसल एक सामान्य व्यक्ति है और मस्ती से अपना जीवन जी रहा है और और उसकी आशा दुराशा हो जाती है। तो रविन्द्रनाथ इस तरह का करते हैं, वो उतना रोमांटिसाइज नहीं होने देते हैं और चीजों को इस तरह से मतलब रोमांटिसाइज भी करते हैं, डी रोमांटिसाइज भी करते हैं और हमको हमारे लिए द्वार खोलते हैं। रविन्द्रनाथ को मैं इसलिए कहता हूँ कि वो एक क्या कहना चाहिए कि मुक्ति शब्द उनका बहुत प्रिय है। मुक्ति धारा, उनकी एक कहानी भी कुछ इसी शीर्षक की है, मुझे ऐसा याद आता है। वो बहुत
हाँ, मुक्त, वही दुराशा नाम है उसका, दुराशा, वो हिंदी में उपलब्ध है। जी जी, नहीं एक तो वो योनि से मुक्ति और उस तरह की कुछ कहानियों का जो हाँ हाँ, बहुत सारी कहानियां होंगी, मुझे याद आया। हाँ, दूरदर्शन पर जी, उसका रूपांतर भी देखा था, बचपना जी, था तो वो बहुत हाँ, ठीक ठिकाने से याद नहीं है। जी, पर रविन्द्रनाथ टैगोर की जो क्रांति जी, चेतना है, क्रांति सुनने में थोड़ा सा कई बार वो वही रूढ़ी वाला अर्थ निकलता है, पर अपने समय से आगे वो अतिरिक्त सचेत हैं, रचनाकार हैं और नेशनलिस्ट हैं, पर और कम से कम मुझे लगता है कि जो नेशनलिज्म हम आजकल झेल रहे हैं उससे तो उनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए, समझना चाहिए। शायद ये हमारे समय की बड़ी चुनौती का हल है वहाँ। जी, सर शुक्रिया सर। हाँ जी, थैंक यू विवेक जी जी। प्रणाम सर। हाँ सर सादर प्रणाम। आपको सुनना सर हमेशा सुधांशु बहुत जी, ही हाँ, जी सुधांशु प्रणाम जी सर। बिहार से, मधेपुरा से जी हाँ सुधांशु जी बहुत को मैं ही पहचानता हूँ। हाँ हाँ। जी सर जी बहुत ही अच्छा लगा सर आपको सुन करके, और विशेष रूप से आपने साहित्य और इतिहास को तो जोड़ करके बहुत बड़ा काम पहले से ही आप कर रहे हैं सर। तो आज भी एक साहित्यकार को अपने इतिहास की दृष्टि से देखने का जो प्रयास किया है सर, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा हम लोगों को, और काफी नई जानकारियां, कई नई जानकारियां मिली। जी कई नई जानकारियां मिली सर, और बहुत ही नई बातें हम लोगों को सीखने की मिली, खास करके जो विभिन्न नायकों के बीच जो हम लोग लड़ाई करवा देते हैं आजकल, उसको भी सर ठीक ढंग से समझने का अवसर आपके माध्यम से हम लोगों को मिला। खास करके गांधी और टैगोर को लेकर के जो आपने विचार व्यक्त किए और उनकी जो दृष्टि थी उसे हम लोगों को परिचित कराया, और एक साहित्यकार को, एक लेखक को किस तरह से तटस्थ होकर अपनी बातों को रखना चाहिए, और उस समय की जो जन भावना है कभी कभी हमको वो दिग्भ्रमित भी कर सकती है, उससे ऊपर उठ करके हमें वही बात कहनी चाहिए जो हमको सही लगे या जो समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में हो। शायद टैगोर ने वही करने का प्रयास किया, और जो आपने 57 के बारे में कहा कि वो जो भावना प्रचलित रही उससे उन्होंने आगे बढ़ करके अपनी दृष्टि से देखा कुछ नई चीजों को और हमारे सामने रखा। तो मैं आपके प्रति सर आभार व्यक्त करता हूं। और सर अगर थोड़ा समय हो सर तो थोड़ा चरखे को लेकर के और स्वदेशी वस्त्रों को लेकर के, इन सब चीजों पर जो गांधी और टैगोर के बीच का सर थोड़ा कंट्राडिक्शन है, विवाद है, उस पर भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते सर तो बहुत ही अच्छा रहता सर। नहीं, दोनों में एक लाइन में बता दूं, ये सबसे पहले सुधांशु जी को धन्यवाद। एक देखिए, रविन्द्रनाथ आधुनिकता का निषेध नहीं करते हैं, है ना, और तमाम चीजों के बावजूद भी वो अपने समय से जुड़े रहने की बात करते हैं। और अपने बेटे को उन्होंने अमेरिका भेजा था एग्रीकल्चरल स्टडीज वगैरह के लिए, तो वो एक वहां पर है मामला, एक चरखा का मामला है जो आप कह रहे हैं। गांधी जी भी चरखा के कोई वैसे भक्त नहीं थे, अगर जिसको पंकज जी कह रहे थे ना, भक्त टाइप के नहीं थे, वो एक सिंबल है। और गांधी चरखा को क्यों लाना चाहते थे एक सिंबल के रूप में, ये एक बहुत विस्तृत आलोचना का विषय। गांधी भी संकीर्णतावादी उस तरह से नहीं थे जो जो तमाम लोगों ने उनको बना दिया है। आप अगर उनके आर्थिक विचारों को ठीक से समझना चाहते, सिर्फ गांधी को नहीं, कुमारप्पा को और तमाम जो गांधीवादी चिंतक हैं उनको पढ़िए, आप देखिएगा कि उनके पास एक ऑल्टरनेटिव मॉडल को आप ना माने, लेकिन उस मॉडल की कुछ विशिष्ट बातें हैं जिसको कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और अभी मैं एक बात मिस कर गया था, दोनों ने शिक्षा के बारे में जो कहा है वो आपके संदर्भ में जोड़ देता हूं। गांधी जी एक शिक्षा चाहते थे और ये भी एक शिक्षा का विकास चाहते थे। तो गांधी जी के शिक्षा सिद्धांत में काम 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 पर बहुत जोर था, और इस पर रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि ये इतना काम काम पर जोर मत दीजिए, थोड़ा आनंद पर भी ध्यान दीजिए। तो शिक्षा को आनंददायक भी होना चाहिए, सिर्फ काम के लिए शिक्षा नहीं है, काम के साथ थोड़ा आनंद भी उसमें आना चाहिए। तो आनंद को लेकर के शिक्षा में जाना और
इस तरह की बातें रविन्द्रनाथ ने की हैं। आप, मैं चाहूंगा कि आप जो है ना, ये जो किताबें मैं बता रहा हूँ उसको आप जरा देखिए। आपको, आप तो फिलोसफी के आदमी हैं, आपको तो बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। आप इन लोगों को पसंद करेंगे। ये जो है आपके हमारे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय फिलोसफी के आदमी है, अद्भुत उन्होंने काम किया है। उनका ये चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। जी बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अरिहंत, प्रणाम। अरिहंत तुम हो यहाँ पे? अरिहंत मुझे सुन पा रहे हो? अरिहंत पटेरिया? यस सर, यस सर। हाँ सर, एक बच्चा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर पे पिछले साल एक डिजर्टेशन पे काम किया था, तो वो भी जुड़ा हुआ है, अभी दिल्ली से है, पिछले साल हमारे यहाँ था। तो अरिहंत कुछ पूछना हो, कुछ बात करना हो सर से, कुछ प्रश्न हो तुम्हारे? नो सर, मेरे मन में नहीं आया, बट सर मैं जब आपकी बात सुन रहा था, अभी इंटरनेशनलिज्म की बात आई थी, तो सर उस पे जब मैं अपने डिसर्टेशन के लिए रिसर्च कर रहा था और जब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के बारे में पढ़ा, तो सर मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी थी कि हमारे जो भी लीडर्स थे उनमें से सब लोग बाहर गए थे पढ़ाई के लिए और अपनी पूरी पढ़ाई करके लौटे, और टैगोर उनमें से एक ऐसे थे जो जल्दी लौट आए थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी थी, जो इंग्लैंड से वापस बंगाल आ गए थे, और एक ऐसी शख्सियत जो अपनी जमीन से सबसे ज्यादा जुड़े थे, उनके मन में से या उनके विचार में से इंटरनेशनलिज्म की भावना सबसे अच्छे से बाहर आई। वो चीज सर मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और अभी आपने इंटरनेशनलिज्म की बात करी तो मुझे याद आया कि कैसे उन्होंने अपने बंगाली रूट्स को ना छोड़ते हुए पूरे विश्व को कनेक्ट करने की बात करी थी, जो कि और उस समय कॉन्सेप्ट नहीं आ पाया। अभी अरिहंत एक और बात बता दूं आपको, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और रविन्द्रनाथ जब इंग्लैंड में गए थे, और इंग्लैंड में जब वो रहे थे, 1.5 बरस रहे थे, 19 साल की उम्र में गए थे, तो वहां उनका एडमिशन भी करवाया गया था, लेकिन उनको कोई बहुत ज्यादा आनंद नहीं आया वहां पर। और वो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस लिखा है उसको पढ़िएगा, तो उनको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा वो लिखा हुआ है। एक अरिहंत, आपको मैं अनुरोध करूंगा कि विज्ञान के ऊपर रविन्द्रनाथ ने एक किताब लिखी थी, जीवन के अंतिम समय में उन्होंने एक किताब लिखी है विज्ञान के ऊपर। और उस किताब के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, संयोग से मुझे अनुरोध किया गया कि इसका ट्रांसलेशन बांग्ला से हिंदी में कर दीजिए, तो मैंने वो अनुवाद हाल ही में किया है, इसलिए मैं बहुत प्रभावित हूँ उस किताब से। और जहां उन्होंने बैठ के लिखा था अल्मोड़ा में, वो जगह भी मैं देख के आया, जहां बैठ के उन्होंने उस किताब को लिखा है विज्ञान के ऊपर। अद्भुत 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 किताब है। जीवन में जो अंतिम समय में है, वो विज्ञान पे कैसे ऐसा लिख सकता है, मैं चकित हो रहा था सोच करके। तो आप अरिहंत यंग हैं, आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा अगर मौका मिले तो। मैंने अनुवाद तो कर दिया, आप छापते कब है वो जाने एनबीटी वाले, लेकिन आप कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। बहुत ही विविध आदमी है रविन्द्रनाथ, हर समय जीवन के। का नाम एक बार आप बता सकते? हाँ, मैं किताब किताब सब भेज दूंगा आपको पढ़ने के लिए। विज्ञान के ऊपर उन्होंने लिखा है, विज्ञान 2 किताबें हैं, विज्ञान रहस्य टाइप से है कुछ नाम उसका एक अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, लेकिन वो खुद अपनी से एक अलग से अनुवाद किया है, तो वो आपको तक पहुंचेगा, उम्मीद करते हैं। पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। रविन्द्रनाथ जीवन के हर समय आपके काम आएंगे, प्रेम के समय सबसे ज्यादा और विरह में उससे भी ज्यादा। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हर समय काम आएंगे। साथियों, और कोई प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न हम लोग और ले सकते हैं। सर हमारे बीच में अशोक अहिरवार सर हैं, जो हम इतिहास विभाग के हमारे अध्यक्ष हैं, और जिनके कारण मैं सर हमेशा साहस कर पाता हूँ। नमस्कार सर। अहिरवार सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, तो सर ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, और आज पुरुषोत्तम अहिरवार सर सवेरे बोल रहे थे, तो मेरे को बोले कि पंकज तुमको बहुत बधाई कि तुम बहुत साहस कर लेते हो। तो मैं बोला सर मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी साहसी लोग हैं, और वो मुझे मुझे मतलब हिलने नहीं देते हैं। तो प्रोफेसर अशोक अहिरवार वही उसी भूमिका में है सर, तो उनका बड़ा आपका कल से बहुत शोर सुन रहा था सर मैं आपका। हितेंद्र जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। 2 दिन से काफी शोर सुन रहा था मैं,
और इस आतंक में, इस शोर के आतंक में मैं सुबह 11:50 से आपसे जुड़ा। उसके बाद हालांकि आपकी तकनीकी, कभी लैपटॉप, कभी फिर मोबाइल, फिर उसके साउंड थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन मैं बहुत धैर्य के साथ सुनता रहा। और थैंक यू आपके पूरे धारा प्रवाह के व्याख्यान में मुझे जो मतलब जो स्मरण आ रहा था, इतिहास के रूप में किस तरीके से शताब्दियों का कोई मोल नहीं होता, मतलब किस प्रकार, मतलब की धारा से रविन्द्रनाथ टैगोर से कोई धारा शुरू होती है और वो अपने विकास के चरम पर कैसे चली जाती है, पीढ़ी व भाव, पीढ़ी दर पीढ़ी भाव कैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में परिवर्तित होता है, और वो उसका केंद्र बिंदु जो है वो मनुष्यता है और मनुष्य का अस्तित्व है। कैसे उस पूरे बंधन को ना कोई राष्ट्र रोक पाता है, राष्ट्रवाद रोक पाता है, ना उसको कोई सीमाएं रोक पाती हैं, और ना उसको कोई और मनुष्य निर्मित क्षुद्रताएं रोक पाती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। आप सर देखिएगा कि इस जहान में जिन लोगों ने भी एक प्रकार से सारी क्षुद्रताओं से जो मुक्त हुए हैं, उनके केंद्र में मनुष्यता ही रही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, मैं वास्तव में हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो पंकज का हमला, हमारा डिपार्टमेंट का कमरा है, उस पे ये एक फोटोग्राफ से लगा है। मैं बच्चों को बुला कर उनसे कहता हूँ कि उस पे लिखा क्या है, ये देख के आओ। तो उस पे लिखा है कि मैं किसी भी राष्ट्र, मतलब राष्ट्रवाद जो है ना, उसको मनुष्यता के ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ये अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो भाव आया है रविन्द्रनाथ जी में, वो मनुष्य की विचार चिंतना का सर्वोच्च शिखर है। गांधी जी को भी आप, गांधी जी भी उस शिखर को छू रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये जो आपके आज आपके पूरे व्याख्यान से मुझे जो उस प्रभाव में उस पूरा मतलब जो दृश्य उभर के सामने आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सर अब ये तो वर्चुअल है, मतलब कि आपने दे दिया है। अब हम बहुत चाहते हैं कि आप साक्षात सागर विश्वविद्यालय और हमारे विभाग में आए। अभी हम लोगों का, अभी जिसे अपन कहते पेट नहीं भरा हुआ है, और आपने उस प्रयास को बहुत और तीव्र कर दिया है, क्योंकि आपकी गहराई, थैंक यू सर। आपकी गहराई, संप्रेषण और जिस तरीके से आपकी अंदाजे बयां है, उसके लिए हम चाहेंगे कि आप वास्तव में यहाँ आए और हम लोगों के बीच रहकर बच्चों के लिए और मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरा सौभाग्य होगा सर, जरूर सर, जरूर। और आज आपने हमारे विभाग को और इस शॉर्ट टर्म कोर्स में जुड़े जो आपने जिस प्रकार समृद्ध किया है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सो काइंड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर आपके इसके लिए। और मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोगों ने अपनी बात की है। यदि एक आध कोई बात हो जिसको कहना हो, पूछना हो सर से, क्वेश्चन के रूप में हो तो बिल्कुल बताएं। जी सर, नमस्कार सर। सर, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो टैगोर जी का जो अंतर्राष्ट्रवाद है, तो उससे भारतीय ज्ञान परंपरा की वसुधैव कुटुंबकम से उसमें क्या साम्यता है या भिन्नता है? नहीं, बहुत सामने ही बहुत है। मतलब आप देखिए, मैं बोल नहीं पाया, उसको समय नहीं था। रविन्द्रनाथ की जो मूल बात है क्षुद्रताओं का, जैसे अशोक जी कह रहे थे ना, जो क्षुद्रताएं हैं उससे ऊपर उठने का नाम ही भारतीयता है। मैं रविन्द्रनाथ को ऐसे देखता हूँ, क्षुद्रताओं से ऊपर उठने का नाम ही भारतीयता है। और वो इस तरह से कि वो जो कल्पना करते हैं कि भारत एक महासमुद्र है जिसमें बहुत सारी चीजें आकर के मिलती गई हैं और हमने उन सबको स्वीकार किया है। तो भारत का मतलब ही महासमुद्र है, इसमें आइए और मिलिए और इसके हो जाइए। तो इस तरह का जो भाव होगा उसका वसुधैव कुटुंबकम से क्या अंतर हो सकता है। हम लोग उनके जो लेख हैं, महामानव और इस तरह के जो है मानव धर्म, वो शुरू से ही 1890 से अंत तक वो इस बात पे रहे हैं कि मनुष्य का भेद जो है उसको हम दूर करें और एक
प्रोफाउंड ह्यूमनिज्म जिसका मैंने उल्लेख किया वो है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत साम्य है वसुधैव कुटुंबकम और रविन्द्रनाथ के विचारों में, बहुत अधिक। थैंक यू अमित जी। थैंक यू अमित जी। सर मैं आपका बहुत समय ले चुका हूं और मैं ग्रेट प्लेजर। आज तो सारे अच्छे दोस्त मिले, इतने अशोक जी से बात हो गई, अब तो जी। मैं सुरक्षित हूँ। एक तरफ अशोक जी और एक तरफ आप हैं, बीच में मेरी फोटो है, मैं सुरक्षित। सर वाकई मुझे पंकज सिंह के और आपके रूप में जो विद्वानों का चयन हुआ है ना, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बस मैं चाहता हूं कि अब हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सर हम लोग कोई प्लान करेंगे सर के साथ मिलके और कोशिश करेंगे। जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जो है हमारे बीच में आप हैं, आज सवेरे पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से बात हो रही थी, 2 दिन पहले रविंद्र कुमार सर। सर ऐसे जो लोग हैं सर, जो जिनकी दृष्टि और जिनमें गहराई है, और जो सर आप लोग और अच्छी बात क्या लगती है सर, मैं अहिरवार सर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हितेंद्र पटेल के साथ सर के साथ 2018 में जुड़ा, जब सुरेश मिश्र जी स्वराज संस्थान में लेक्चर कराते थे, तो 2 बार मैं सर के साथ मंच साझा किया। और उस दौरान भी मैं देख रहा था कि सर से जब भी मैं मिलता हूं सर, तो मेरा नोट्स बहुत लंबा नोट्स बन जाता है। ये पूरा नोट्स बन जाता है। और हर बार मैं सर मैं मेरी जो पीछे सर किताबें देख रहे हैं वो आप ही की देन है। इसमें बहुत सारी किताबें जो है मैं आप जो बताते हैं और फिर मैं खोजने लग जाता हूँ कि ऑनलाइन कहीं मिल जाए, जैसे अभी भी सर ने बहुत अच्छी किताबें बताई, उनको आप नोट कर लेना, अपन बुलवाएंगे। बिल्कुल। तो सर आपका मतलब मैं बताऊं सर कि कई लोग पूछते हैं मुझसे कि पंकज तुमको इसको फायदा, क्योंकि एपीआई में कुछ मिलता नहीं है सर इसका, और कहीं इसका मतलब जो अपन शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कराते हैं, और मॉनेटरी सर बेनिफिट कुछ भी नहीं है इसका। मतलब लेक्चर के तो है, लेक्चर देने के तो बेनिफिट है, इसके नहीं है। लेकिन सर इसमें एक चीज अच्छी बात क्या होती है कि आप जैसे जो विद्वान जुड़ते हैं उनके माध्यम से जो मेरा जो ज्ञान का लाभ हो जाता है। और तो ये चीज मैं हमेशा मैं पाता हूं कि जीवन में कोई भी कार्य मतलब जब अपन बिना निस्वार्थ करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल जो गीता की जो बात है ना कि कर्म करते जाओ, उसका फल मिलते जाता है। बस जी। तो और आपसे जुड़ने का सर फायदा हमेशा मुझे मिला कि हमेशा आपने मेरी जो नहीं, मुझे भी बहुत फायदा होता है, मुझे बहुत आप लोगों से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे विद्यार्थी जिनकी क्लास थी अभी, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे थे, उनका भी थोड़ा फायदा हो गया आपके कारण। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इतिहास विभाग की तरफ थैंक यू से और तमाम साथियों की तरफ से सबको धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू जी सर।